हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 7 कार्मिक प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। लेसन 7 कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। विकासशील समाजों में लोक सेवा की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेवलपिंग सोसाइटीज। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कार्मिक प्रशासन। क्या पक्ष है? कार्मिक प्रशासन। हरमेन फाइनर का यह कथन सही है। लोक प्रशासन का संप्रभु कारक कर्मचारी है। कार्मिक प्रशासन को जनशक्ति प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, श्रम कल्याण प्रबंधन इत्यादि भी कहते हैं, परंतु कार्मिक प्रशासन शब्द का अर्थ अधिक व्यापक है। इसका सरोकार सरकार में कार्मिकों या कर्मचारियों के वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पारिश्रमिक, अनुशासन और सेवानिवृत्ति सुविधाओं से है। अर्थ और विशेषता क्या है? मीनिंग एंड फीचर्स। लोक सेवा का अर्थ निम्नलिखित वक्तव्य से स्पष्ट होता है। ब्रिटिश टर्मलीन आयोग 1929 से 31 लोक सेवा के अंतर्गत राजशाही के वे सेवक आते हैं। कौन से आते हैं? जो राजनीतिक अथवा न्यायिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त जिनको नागरिक यानी असैनिक पद पर सेवा में रखा जाता है और जिनके वेतन का भुगतान पूर्णतः और प्रत्यक्ष तौर पर संसद द्वारा स्वीकृत धन से किया जाता है, वो किस में आते हैं? लोक सेवक में। हरमेन फाइनर कहते हैं कि लोक सेवा स्थायी, वैतनिक तथा कार्यकुशल अधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। क्या है? लोक सेवा स्थायी, वैतनिक तथा कार्यकुशल अधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। लोक प्रशासन एक गैर राजनीतिक क्षमता के साथ एक राज्य के नागरिक मामलों में नियोजित पेशेवरों एवं पूर्णकालिक अधिकारियों का एक निकाय है। E.N. ग्लेडन कहते हैं कि लोक सेवाओं से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्षता से चयनित, प्रशासनिक रूप से कार्य सक्षम, राजनीतिक तौर पर तटस्थ और समाज के प्रति सेवा की भावना से ओतप्रोत हो। लोक सेवा की विशेषताएं निम्न हैं। इसमें सैनिक, न्यायिक और पुलिस सेवाओं के लिए लोग शामिल नहीं होते। सेकंड है, इसमें वे लोग भी शामिल नहीं होते हैं जो राजनीतिक पदों पर या राज्य के लिए अवैतनिक पद पर काम करते हैं। वे लोग किस में शामिल नहीं होते? लोक सेवक में। थर्ड पॉइंट है, ये है अव्यावसायिक राजनीतिज्ञों के विपरीत व्यावसायिक प्रशासकों की संस्था है। फोर्थ पॉइंट है, निष्पक्ष चयन अर्थात इसके सदस्यों का चयन पार्टी के आधार पर निर्वाचित होने वाले राजनीतिज्ञों के विपरीत खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता है। फिफ्थ पॉइंट है, उनको नियमित रूप से राज्य के द्वारा भुगतान किया जाता है। लोक सेवा में रहते हुए लोक सेवकों को निजी लाभ का प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता। सिक्स पॉइंट है, इसके सदस्य सार्वजनिक सेवा को जीवन भर के कैरियर के तौर पर लेते हैं, अतः ये एक कैरियर सेवा है। सेवन पॉइंट है, लगातार प्रशिक्षण और कार्य अनुभव के कारण ये अपने व्यवसाय के विशेषज्ञ बन जाते हैं। इस अर्थ में इसके सदस्य कार्यकुशल होते हैं। 8 पॉइंट है, यह श्रेणी क्रम सिद्धांत के आधार पर संगठित होती है, जिसमें आदेश निचले पद से सबसे ऊपर की ओर पिरामिड की तरह एक कड़ी में फैलते हैं। 9 पॉइंट है, तटस्थ अर्थात इसके सदस्य अलग अलग राजनीतिक सरकारों का कार्य तटस्थता पूर्वक करते हैं। 10 पॉइंट है, अनामिकता
अर्थात यह बिना किसी प्रशंसा अथवा निंदा के काम करते हैं। विकासशील समाजों में भूमिका, रोल इन डेवलपिंग सोसाइटीज क्या है? भारत जैसे विकासशील समाजों में लोक सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके निम्नलिखित कार्यकलाप है यानी क्रियाकलाप है, क्या है? फर्स्ट पॉइंट है नीति क्रियान्वयन, यानी नीतियों का क्रियान्वयन करना। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा तय की हुई नीतियों का क्रियान्वयन लोक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी कार्य है। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य अर्थात सामाजिक समानता, आर्थिक विकास इत्यादि भारत में संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार को प्राप्त करने के लिए लोक सेवक कानूनों और नीतियों को लागू करते हैं। सेकंड पॉइंट है नीति निरूपण। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य नीति निरूपण तथा नीति निर्धारण, लेकिन इसमें लोक सेवकों की भूमिका सक्रिय होने लगी है। नीति निर्माण में सूचना उपलब्ध कराकर वे मंत्रियों की सहायता करते हैं तथा उनको सलाह देते हैं। राजनीतिक कार्यपालक गैर पेशेवर होते हैं अतः वे नीतियों की जटिलताओं को समझ नहीं सकते हैं और इसलिए उनको पेशेवर लोक सेवकों की विशेषज्ञ सलाह पर निर्भर होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट है प्रदत्त विधि निर्माण। इस अर्ध विधायी कार्य को लोक सेवकों द्वारा किया जाता है। समय की कमी, काम के दबाव और विधि निर्माण की बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण विधायिका कानूनों की रूपरेखा तैयार करती है और इसके विवरण तैयार करने का अधिकार कार्यपालिका को सौंप देती है। इस प्रकार विधायिका द्वारा अधिनियमित मूल कानून की सीमा में उप कानूनों, नियमों एवं विनियमों के निर्माण का कार्य लोक सेवक करते हैं। प्रदत्त विधि निर्माण को कार्यकारी विधि निर्माण या अधीनस्थ विधि निर्माण भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक अधिनिर्णय। इस अर्ध न्यायिक कार्य को लोक सेवकों द्वारा किया जाता है। राज्य और नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा लोक सेवक करते हैं। इस कार्य के लिए न्यायाधीशों से लोक सेवकों के द्वारा प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए जाते हैं। भारत में आयकर अपील अधिकरण, औद्योगिक अधिकरण, किराया अधिकरण और रेलवे दर अधिकरण इत्यादि ऐसे अधिकरण के कुछ उदाहरण हैं। ये अधिकरण सामान्य न्यायालय प्रणाली से बाहर काम करते हैं। उपरोक्त के साथ साथ लोक सेवक के निम्न कार्य भी करते हैं। कौन से कार्य करते हैं? प्रशासनिक नियोजन, सार्वजनिक उपक्रमों का प्रशासन, संसद तथा इसकी समितियों के प्रति मंत्रियों के उत्तरदायित्वों को पूरा करने में उनकी सहायता करना, राज्य के वित्तीय कार्यों का संचालन करना, संगठन और उपायों द्वारा प्रशासन में सुधार लाना और जनसंपर्क बनाए रखना। नौकरशाही के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही के प्रकार। अपनी पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट यानी प्रशासनिक राज्य में FM मार्क्स नौकरशाही के चार स्तरों में वर्गीकृत करते हैं। किसको करते हैं? नौकरशाही को 4 भागों में बांटते हैं। अभिभावक, जाति वर्ग, संरक्षण और योग्यता। क्या आ जाएगा यहाँ पे? अभिभावक, जातिगत, संरक्षण और योग्यता। फर्स्ट है अभिभावक नौकरशाही। इस प्रणाली में लोक सेवकों को न्याय और सामाजिक कल्याण का अभिभावक माना जाता है। उनका चुनाव उसकी शिक्षा के आधार पर होता है और फिर उनको सही आचरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। मार्क्स ऐसी नौकरशाही के 2 उदाहरण देते हैं। प्राचीन चीनी नौकरशाही यानी कि काल के उदय तक 1960 ईसा और 17वीं तथा 18वीं सदी तक 1940 से 1970 के दौरान प्रशिक्षण नौकरशाही। क्या है वो? प्रशिक्षण नौकरशाही। कन्फ्यूशियस की शिक्षा के प्रभाव के चीन के
प्राचीन नौकरशाहों ने अनुकरणीय जीवन प्रदर्शित किया है। मार्क्स के शब्दों में क्लासिकी के अनुसार नौकरशाही उचित आचरण में प्रशिक्षित विद्वान अधिकारी वर्ग था, परंतु मार्क्स ये भी कहते हैं कि इस प्रकार के नौकरशाही में परंपरावादी, रूढ़िवादी, अवमंडलपूर्ण और शाब्दिक बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है जातिगत नौकरशाही। मार्क्स के अनुसार इस प्रकार के नौकरशाही नियंत्रक स्थितियों में बैठे हुए व्यक्तियों के वर्ग संयोजन से पैदा होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल उच्च जातियों और वर्गों के लोग ही लोक सेवक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में प्रशासनिक पदों पर केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही नियुक्त किए जाते हैं। मार्क्स कहते हैं कि इस तरह की नौकरशाही एक अन्य रूप में उच्च पदों के लिए योग्यता को ऐसी व्यवस्थाओं से जोड़ने से भी प्रकट होती है जो जाति या वर्ग की वरीयता देती है। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले तक ब्रिटिश लोक सेवा के सदस्य कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के स्नातकों में ही बनाए जाते थे। कुछ समय पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश लोक सेवा है वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है उसमें स्नातक का जो बीए का जो मतलब है स्टेज था वहीं तक बनाए जाते थे। ये धनी यानी कुलीन तंत्र जो अमीर होते थे परिवारों के होते थे। यहाँ तक कौन पहुँच पाता था? जो अमीर लोग होते थे वो। विलोबी ने इनका वर्णन कुलीन तंत्रीय कार्मिक प्रशासन के रूप में किया है। किसने किया है? विलोबी ने। संरक्षण नौकरशाही। इस प्रणाली के अंतर्गत लोक सेवक में भर्ती व्यक्तिगत कृपा या राजनीतिक पुरस्कार पर आधारित होती है। इसको पद पुरस्कार पद्धति स्पॉइल्स सिस्टम भी कहते हैं। इस परंपरा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक यह इंग्लैंड में भी प्रचलित थी। यानी कि इस संबंध में विवरण के लिए हमने जो पढ़ा था इसमें हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी लेसन 6 में। योग्यता मूलक नौकरशाही। लोक सेवा का यह सबसे प्रचलित प्रकार है जिसने संरक्षण नौकरशाही का स्थान लिया है। इस प्रणाली में लोक सेवकों का चयन और नियुक्ति केवल उनकी योग्यता के आधार पर ही की जाती है। सरकारी नौकरियों को प्रतिभा के लिए खोल दिया जाता है। मार्क्स के शब्दों में योग्यता मूलक नौकरशाही वस्तुगत मानदंडों विशेषतया प्रवेश के सिद्धांत से नियंत्रित होती है जो लिखित परीक्षा के परिणाम द्वारा अनुप्रमाणित निर्धारित योग्यता पर आधारित होती है। अतः नियुक्त होने के पश्चात सफल प्रत्याशी किसी परियोजक या संरक्षक के व्यक्तिगत रूप से ऋणी नहीं होते। योग्यता प्रणाली के निम्न तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती, पद का आजीवन कार्यकाल अर्थात सद्व्यवहार के दौरान कार्यकाल, सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यकाल, पद स्थिति का वर्गीकरण, वेतन और भत्तों के प्रति तार्किक उपागम, योग्यता सिद्धांत निर्धारित पदोन्नति अर्थात योग्यता एवं उपलब्धियां। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति कार्यक्रम। लास्ट में क्या होता है? सबसे लास्ट सेवानिवृत्ति यानी वो उस कार्य से निवृत्त हो जाते हैं। नौकरशाही की बुराई। इविल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कल्याणकारी रुझान रखने वाले आधुनिक राज्यों में नौकरशाही की भूमिका और शक्ति में भारी बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन में अपनी परंपरागत भूमिका के साथ साथ ये विधायी और न्यायिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगी है। नौकरशाही की बढ़ती हुई भूमिका तथा इसके हाथों में शक्तियों के केंद्रीकरण की आलोचना अनेक प्रतिष्ठित आलोचकों ने की है। किन किन ने की है आलोचना? लॉर्ड हेवर्ट, ब्रिटेन के इस विख्यात न्यायविद ने प्रदत्त विधि निर्माण तथा प्रशासनिक अधिनिर्णय
के कार्यों को लोक सेवक द्वारा लिए जाने की आलोचना की है। उनका मत है कि नौकरशाही के हाथों शक्तियों के ऐसे केंद्रीकरण से नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो जाएगा। इस घटना को उन्होंने नई तानाशाही की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है C.K. एलन। प्रदत्त विधि निर्माण में वृद्धि का वर्णन उन्होंने नौकरशाही की जीत के रूप में किया, क्योंकि इसने नौकरशाही मजबूत होती है। इससे क्या होती है? नौकरशाही मजबूत होती है। नेक्स्ट है H.K. लास्की। क्या कहते हैं? हार्वर्ड की तरह इनका भी विश्वास है कि नौकरशाही के हाथों में शक्ति एवं सत्ता के केंद्रीकरण से लोगों के अधिकारों के प्रति समुचित सम्मान में कमी आती है। कि अगर जो सत्ता है नौकरशाही के हाथों में शक्ति और एक ही केंद्रीकरण दे दिया जाए, शक्ति और सत्ता दोनों, तो क्या करेंगे वो? अपने अधिकारों का, लोगों के अधिकारों के प्रति वो उनके सम्मान में कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि नौकरशाही सरकार की वह व्यवस्था है जिनका नियंत्रण अधिकारियों के हाथ में इतनी पूर्णता के साथ होता है कि उनकी शक्ति आम नागरिक की स्वतंत्रताओं को खतरा पैदा कर देती है। रैमजे मेयर क्या कहते हैं? रैमजे मेयर कहते हैं कि अपनी लोकप्रिय पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, यानी ब्रिटेन का शासन कैसे चलता है, में उन्होंने लोक सेवकों की बढ़ती हुई ताकत पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्रणाली में नौकरशाही की ताकत बेहद ज़्यादा है, चाहे वो प्रशासन में हो, विधि निर्माण में हो अथवा वित्त में हो। जनतंत्र के आवरण में यह फ्रिकेंटन के दैत्य की तरह पली और बढ़ी है, जो कभी कभी अपने जन्मदाता को ही नष्ट करती प्रतीत होती है। हमारी सरकार की प्रणाली में यह सबसे महत्वपूर्ण और सक्षम तत्व बन गई है। हालांकि कानून की दृष्टि से इसके पास कोई औपचारिक सत्ता शायद ही होती है। नौकरशाही मंत्रालय के उत्तरदायित्व के लबादे के नीचे पनपती है, लेकिन मालिक बन जाने पर यह विनाशकारी हो जाती है। कि अगर नेक्स्ट है पार्किंसन। 1955 में पार्किंसन ने लोक सेवा के विस्तार की व्याख्या करते हुए एक नियम प्रतिपादित किया था। इसको आमतौर पर नौकरशाही का उभरता पिरामिड कहते हैं। यह नियम कहता है कि लोक सेवा की संख्या और इसके आकार में तथा काम की मात्रा में बढ़ोतरी का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। दूसरे शब्दों में नौकरशाही इस अर्थ में अपने आप को बनाए रखने की क्षमता रखती है कि लोक सेवकों में दिन प्रतिदिन अपनी संख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिनका काम के बोझ से कोई संबंध नहीं होता। पार्किंसन के अनुसार इसका कारण यह है कि वे एक दूसरे के लिए काम निकालते हैं, अतः नौकरशाही में अपने काम को बढ़ाने और अपने लिए नए कार्य पैदा करने की प्रवृत्ति होती है। परंतु नौकरशाही का एक सकारात्मक पक्ष भी है। इसके लोक सेवक प्रशासन को अधिक कार्यकुशल, विशेषज्ञीकृत, तर्कसंगत, पूर्वानुमेय तथा अवैयक्तिक बनाया है। विलियम बेब्रिज का यह कथन है कि किसका? विलियम बेब्रिज का। क्या कहते हैं वो? जनतंत्र को अगर अपने कामकाज का पता है तो उसे नौकरशाही से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर्बर्ट मॉरिसन कहते हैं नौकरशाही संसदीय जनतंत्र की कीमत है। नौकरशाही क्या है? संसदीय जनतंत्र की कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आधुनिक समाज में लोक सेवा प्रबंधन के लिए सरकार के कार्मिकों को उचित और व्यवस्थित वर्गीकरण बहुत आवश्यक है। W.F. विलोबी कहते हैं कि सार्वजनिक रोजगार का वर्गीकरण और मानकीकरण वह प्रारंभिक बिंदु या वह आधार है जिस पर कार्मिकों का सारा ढांचा टिकना चाहिए। हरमेन फाइनर का कहना है कि भर्ती की
क्षमता, तर्कसंगत पदोन्नति की सुसंगठित प्रणाली के निर्माण की संभावना और विभिन्न विभागों में कार्यरत लोगों के साथ समान व्यवहार उचित वर्गीकरण पर ही निर्भर है। दुनिया में वर्गीकरण की दो अलग अलग प्रणालियां प्रचलित है, पद स्थिति वर्गीकरण और श्रेणी वर्गीकरण। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ताइवान, फिलीपींस और कनाडा इत्यादि ने पद वर्गीकरण की प्रणाली को अपनाया है, जबकि ब्रिटेन, भारत, जर्मनी, मलेशिया, लाओस, पाकिस्तान और फ्रांस इत्यादि ने श्रेणी वर्गीकरण को अपनाया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस देश ने पद वर्गीकरण प्रणाली अपनाई है और किस देश ने श्रेणी वर्गीकरण प्रणाली अपनाई है। पद वर्गीकरण, पोजीशन क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की इस प्रणाली को दायित्व वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें पदों का वर्गीकरण कार्यभारों, उत्तरदायित्वों तथा योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में पद का वर्गीकरण काम की प्रकृति के अनुसार किया जाता है, न कि पद पर बैठे व्यक्ति के अनुसार। वर्गीकरण की इस प्रणाली की सबसे निचली आधारभूत इकाई पद है। वर्गीकरण की इस प्रणाली की सबसे निचली आधारभूत इकाई क्या है? वो है पद। पद उन अनेक दायित्वों और उत्तरदायित्वों का समूह है जो किसी कर्मचारी को सौंपे जाते हैं। पद और पदस्थ में अंतर किया जाता है। कोई पद किसी समय भरा या खाली हो सकता है और वर्गीकरण के लिए उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसके अतिरिक्त कर्मचारी की पद स्थिति और उसका वेतन उसके कर्तव्य और दायित्वों, उत्तरदायित्वों पर निर्भर होता है। इस प्रकार के अनेक पदों को मिलाकर एक वर्ग बनता है। ग्लेन स्टॉल कहते हैं, क्या कहते हैं वो? वर्ग पदों का एक समूह है जो भिन्न भिन्न रोजगारों की प्रक्रियाओं के प्रति समान व्यवहार को नियोजित ठहराने के लिए अपने कार्यभार और उत्तरदायित्वों में समान होते हैं। अतः वर्ग पदों का एक ऐसा समूह है जिनका कार्यभार और उत्तरदायित्व एक एवं कठिनाई के स्तर भी एक समान होते हैं। एक वर्ग के अंतराल आने वाले सभी पदों के योग्यता की अपेक्षा तथा वेतनमान भी समान होते हैं। पद के प्रत्येक वर्ग के लिए वर्ग विशेष विवरण तैयार किया जाता है। आमतौर पर यह निम्नलिखित और निर्दिष्ट करता है, क्या करता है ये? वर्ग का नाम, क्या वर्ग है उसका नाम बताओ। कार्य और उस उत्तरदायित्व का विवरण, क्या कार्य है उसका, उसकी क्या उत्तरदायित्व है, वो सारा विवरण बताना होता है। निष्पादित किए जाने वाले कार्यों या विशिष्ट कार्यों के उदाहरण बताने होते हैं। वेतनमान कितना है, पदोन्नति के नियम क्या क्या हैं। इसलिए ग्लेन स्टाइल कहते हैं कि यदि पद वर्गीकरण के कच्चे माल हैं तो वर्गीकरण एक प्रचलन इकाई है। अगर पद जो वर्गीकरण है वो क्या है? कच्चा माल है, तो उसका जो वर्ग है, पद क्या है? वर्गीकरण का कच्चा माल है और वर्ग क्या है? उसका प्रचलन इकाई है। ग्लेन स्टॉल कहते हैं कि पद वर्गीकरण के विकास में निम्न 4 चरणों का उल्लेख करते हैं। कौन से 4 चरण हैं? सबसे पहला है वर्गीकृत किए जाने वाले पदों के कार्यभारों तथा उनके अन्य विशेषताओं का विश्लेषण और अभिलेखन, यानी कि कार्य विश्लेषण तथा वर्णन करना। सेकंड पॉइंट है पदों का उनकी समानताओं के आधार पर वर्गों में समूहन करना। थर्ड पॉइंट है पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए ऐसे मानदंड या विनिर्देश तैयार करना कि उसकी प्रकृति को बता सके, इसकी सीमाओं को स्पष्ट करे और वर्ग में अलग अलग पदों को आवंटित करने तथा भर्ती एवं परीक्षाओं में मार्गदर्शन का कार्य करें। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इस प्रकार वर्णित वर्गों में अलग अलग पदों के आवंटन के द्वारा संस्थापन
पद वर्गीकरण प्रणाली के लाभ, इसके लाभ क्या हैं? यह उच्च स्तरीय विशेषज्ञता उपलब्धि कराती है, अतः यह इंजीनियरिंग, भूवैज्ञानिक जैसे विशेषज्ञ सेवाओं के लिए उपयुक्त है। सेकंड पॉइंट है, यह समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत की पुष्टि करती है। इस प्रणाली में कर्मचारियों को उनके कार्य की कठिनाई तथा उत्तरदायित्व के अनुसार भुगतान किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, यह प्रत्येक कार्य की विषय वस्तु की विस्तृत व्याख्या करती है, अतः कर्मचारी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन वस्तुगत और तर्कसंगत हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है, यह उन वैज्ञानिक मानदंडों के सूत्रीकरण के प्रति संप्रेषणशील है जिन पर कार्मिक प्रशासन के विभिन्न पक्षों जैसे कि भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, जनशक्ति नियोजन, कैरियर विकास इत्यादि को संगठित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह वरिष्ठता की अपेक्षा योग्यता पर अधिक बल देती है क्योंकि यह संपूर्ण लोक सेवा में प्रतियोगिता को प्रेरित करती है। 6 पॉइंट है, कार्य की जरूरतों तथा पद स्तर की योग्यता के बीच समय रहता है। 7 पॉइंट है, यह निजी क्षेत्र से सरकारी सेवा में पार्श्विक प्रवेश को आसान बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक मजदूर और उच्च प्रबंधन के उत्तरदायित्व की सुस्पष्ट सीमाएं होती हैं। 9 पॉइंट है, सेवा के संबंध में यह राजनीतिक तथा व्यक्तिगत भेदभाव का अंत करती है। इसका कारण यह है कि एक वर्ग में सभी कर्मचारियों के साथ एक सा व्यवहार होता है। 10 पॉइंट है, यह एक रूप नाम पद्धति अपनाने को बढ़ावा देती है। इस पद वर्गीकरण प्रणाली के नुकसान इस प्रकार है। अब इसके क्या है नुकसान? अभी हमने लाभ पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम नुकसान क्या है। ये कार्मिक प्रशासन में कठोरता का तत्व प्रविष्ट करती है। इस प्रकार यह क्षैतिज और ऊर्ध्वस्त गतिशीलता में बाधक है। सेकंड पॉइंट है, ये वर्गीकरण की विस्तृत प्रणाली है जिसमें अनेक वर्ग होते हैं, अतः इसकी तैयारी में अधिक समय और धन खर्च होता है। अगर इसकी तैयारी करते हैं पद वर्गीकरण के लिए कि हमें ऊंचे पोस्ट पे जाना है तो हमें ज़्यादा तैयारी करनी होगी। उसके लिए क्या होता है, कभी कितने साल लग जाते हैं हमें उस पद पे पहुंचने के लिए, तो उसमें क्या जाता है, समय भी जाता है और धन भी जाता है। थर्ड पॉइंट है, इस प्रणाली में वर्गीकरण की व्यवस्था थोड़े ही समय में पुरानी पड़ने लगती है, अतः अद्यतन बनाए रखने के लिए इसमें लगातार परिवर्तन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कर्मचारी अपनी पद स्थिति और वेतन को लेकर सदैव असुरक्षित महसूस करते हैं, अतः कर्मचारियों की ओर से अपने लिए कार्य संबंधी अधिक अनुकूल वर्णन विवरण खोजने की तथा अपनी पद स्थिति को ऊंचा करने का दबाव लगातार बना रहता है। फिफ्थ पॉइंट है, यह उन विकासशील समाजों के लिए उपयुक्त नहीं जिनमें तेजी से सामाजिक आर्थिक रूपांतरण से हो रहे, क्योंकि जिलाधीश जैसे अनेक अधिकारियों के कार्यभारों और उत्तरदायित्वों की सुस्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती है कि उनके क्या कार्य हैं, क्या उनके उत्तरदायित्व कितने हैं, कार्यभार क्या है, वो सही से स्पष्ट व्याख्या नहीं हो सकती है। 6 पॉइंट है, इसको लागू करना कठिन है क्योंकि इसके लिए कई तरह की परिष्कृत तकनीकी कुशलताओं की आवश्यकता होती है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।